हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टेफाइलोकोकस की, ठीक है ना। तो स्टेफाइलोकोकस जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया माना जाता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो इसके स्टेफाइलोकोकस में और भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस एप्रोफाइटिकस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिटिकस, ठीक है ना। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ ऑरियस की तो हम लोग बात ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे स्टेफाइलोकोकस है क्या। तो स्टेफाइलोकोकस सबसे पहली बात जो कि हमको इसमें जाननी है कि ये है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो इसकी हम लोग बात करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस बोथ आर कोकाई इन शेप। तो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ठीक है ना। तो आपसे कोई भी एग्जामिनर आपके वाइवा में पूछे कि स्टेफाइलोकोकस क्या है, तो आप पहला जवाब क्या दोगे कि इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ठीक है ना। और स्टेफाइलोकोकस जो होता है कैटलेज पॉजिटिव होता है और स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है कैटलेज नेगेटिव होता है, ठीक। ये चीज़ जाननी होगी। अगर स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहला डिफरेंस जो आएगा वो होगा कैटलेज के ऊपर, कि स्टेफाइलोकोकस जो होता है कैटलेज पॉजिटिव होता है और स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है कैटलेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और अगर स्टेफाइलोकोकस को भी हमको डिफ्रेंशिएट करना है कुछ कुछ में कि क्या हम लोग स्टेफाइलोकोकस जो पैथोजेनिक है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और नॉन पैथोजेनिक जैसे स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडस और स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस, अगर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लोग एक टेस्ट लगाते हैं जिसको कहते हैं कोगलेस टेस्ट। कोगलेस टेस्ट पॉजिटिव किसके लिए आएगा, जो पैथोजेनिक है, जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। और जो कोगलेस नेगेटिव होगा वो किस में आएगा, जो आपका स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडस है और स्टेफाइलोकोकस टेप्रोफाइटिकस है। अब इसमें भी स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडस और स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस को भी डिफरेंशिएट करने एक और टेस्ट लगाते हैं हम लोग, तो वो भी देखना होगा। तो वो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट होता है एक तरीके से, उसका भी नाम सुन लो, नोवो बायोसिन टेस्ट होता है, ठीक है ना। उसको इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडस और स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस। तो ये जो नोवो बायोसिन टेस्ट होता है ये सेंसिटिव होता है किसके लिए, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडस के लिए, और स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस के लिए रेजिस्टेंट होता है। तो इतनी चीज़ जानने के बाद हम लोग शुरू करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी से। तो इट इज़ अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया। पहली बात तो ये फ्री लिविंग है, किसी भी डिपेंडेंट नहीं है। कोकाइन शेप बता चुका हूँ, ग्राम पॉजिटिव बता चुका हूँ, अरेंज इन क्लस्टर, ये क्लस्टर में होता है अरेंज, ठीक है ना। जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं वो चेन्स में होते हैं, ये क्लस्टर्स में होता है। तो अगर डिफरेंस अगर आप लोग देखते हुए चलोगे तो आपका अच्छा से तैयार होगा। तो क्लस्टर्स में होता है, साइज का कितना होता है 1 माइक्रोमीटर इनर डायमीटर होता है, और ग्रुप लाइक क्लस्टर्स में होते हैं जो भी, ठीक है ना। तो नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरुलेशन, ये मोटाइल नहीं होता है, स्पोरुलेशन कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। इट हैज़ मोर देन 40 स्पीशीज बट 3 आर मेडिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 40 ज़्यादा स्पीशीज हो सकती है लेकिन 3 जो है इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी 3, मैंने नाम तीनों के ले लिए। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, तो ये फूड पॉइजनिंग आपका बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस है जो कि आपका नॉर्मल फ्लोरा, पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा होता है, टिपिकल स्किन फ्लोरा पे होता है, स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है बेसिकली है। और स्टेफाइलोकोकस स्टेप्रोफाइटिकस ये यूटीआईज बेसिकली इन सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में ये होता है, यूटीआई कॉज करता है स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस, ठीक है ना। तो स्टेफाइलोकोकस और ऑरियस और एपिडर्मिडस जो होते हैं नॉर्मल फ्लोर ऑफ स्किन और कंजक्टाइवा में होते हैं। एनी कट और माउंड वहाँ पे होता है तो इंटर बॉडी ये वहाँ पे बॉडी में आ जाएंगे और एक्सोटॉक्सिन अपनी निकाल देंगे। कौन से टॉक्सिन बनाते हैं, ये एक्सोटॉक्सिन बनाते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखना है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल गई आपको स्टेफाइलोकोकस में कि हाँ ये कौन सा टॉक्सिन बनाते हैं, ये कौन सा बनाते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि इंट्रोटॉक्सिन बनाते हैं। कौन सा टॉक्सिन बनाते हैं, ये इंट्रोटॉक्सिन बनाते हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं कि ये मॉडरेट कर सकते हैं इम्यून सिस्टम को, आपके इम्यून सिस्टम को भी मॉडरेट करने के काम आते हैं। कौन से, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और एपिडर्मिडिस, ठीक है ना। एक्सोटॉक्सिन जो ये रिलीज करेंगे तो मीडिएट करेंगे आपके इम्यून सिस्टम को। और एक शॉक सिंड्रोम कॉज करते हैं, इसी को कहते हैं टीएसएस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है ना। ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करते हैं। और टीएसएस क्या होता है, पहले तो बात तो ये हमको समझने होगी कि हम हर जगह इतनी जगह टीएसएस पढ़ लिए। टीएसएस की मैं एक वीडियो स्पेशली बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बेसिक चीज़ें जान लो कि टीएसएस होता क्या है। तो टीएसएस क्या है कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इंटर करता है बॉडी में, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म ने इंटर किया बॉडी में तो ठीक है, तो ये एक्सोटॉक्सिन बनाएगा, ठीक है ना। एक्सोटॉक्सिन बता ही चुका हूँ। और ये एक्सोटॉक्सिन क्या करेगा कि एक्टिवेट करेगा टी लिम्फोसाइट के बॉडी को, हमारे बॉडी के टी लिम्फोसाइट को ये एक्टिवेट करेगा। अगर ये टी लिम्फोसाइट को करेगा तो ये ऑटो रेगुलेशन के कारण इट प्रोड्यूस मोर एंड मोर टी लिम्फोसाइट,
ये ज़्यादा से ज़्यादा टी लिम्फोसाइट निकालने की कोशिश करेगा और सेक्रेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल लाइक साइटोकाइन। अब ये टी लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन के कारण जो जो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो इसके कारण से कुछ केमिकल्स निकलेंगे हमारी बॉडी में, इसको साइटोकाइंस कहते हैं। अपने अपनी पैथोलॉजी में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इसका क्या बेसिक मैकेनिज्म है। अगर अब साइटोकाइंस निकले, अब साइटोकाइंस क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो दिक्कत करेंगे अपनी बॉडी में। साइटोकाइंस निकलते कब निकलते हैं, इन्फ्लेमेशन में निकलते हैं। तो बेसिकली तो ये क्या करेंगे, हार्म टू टिश्यू, कुछ ये हार्म करेंगे टिश्यू को, जो कि एसोसिएटेड विद डिजीज, एसोसिएटेड के साथ किसके साथ डिजीज होता है, ये एसोसिएट डिजीज के साथ। और कौन सी बेसिकली डिजीज, क्योंकि यहाँ पे एक ऑटो इम्यूनिटी की तरह निकल रही है, तो वो ऑटो इम्यून डिजीज की तरह ये मैनिफेस्ट करेगा। कौन सी डिजीज की तरह, ऑटो इम्यून डिजीज की तरह ये मैनिफेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो इतनी बात हो गई हमारी स्टार्टिंग में। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसकी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि ये क्या करता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये फूड पॉइजनिंग करता है, ठीक है ना। फूड पॉइजनिंग मैं बता ही चुका था। और स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेन्स आल्सो में प्रोड्यूस मेनी डिजीज लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन एंड स्किन एंड आई इन्फेक्शन, ये सब भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये सब डिजीजेस ये कॉज करते हैं। इनका मैकेनिज्म कैसे होता है, इट कॉज एन इन्फेक्शन, सेकंड इंटॉक्सिकेशन और तीसरा बोथ, तीनों तरीके से काम करते हैं। इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, इंटॉक्सिकेशन भी कर सकते हैं, या इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन दोनों कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन कैसे करेगा, बेसिकली अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म इंटर बॉडी करता है, एक कोई भी एक ही ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर किया तो ये क्या बना देगा, कॉलोनीज बनाएगा, ये डैमेज टू ह्यूमन बॉडीज कर देगा, ठीक है ना। तो उसी का थोड़ा सा एक में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि स्टेफाइलोकोकस जो ऑरियस है, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है एंटर किया, ह्यूमन बॉडी में एंटर किया, तो इनसाइड आवर बॉडी इट मेक्स कॉलोनीज एंड, और ये क्या करेगा, कॉलोनीज जो होंगे ये क्या करेंगे, डैमेज कराएंगे होस्ट सेल का, ठीक है ना। सेकंड में आपके से बात करूँ कि इंटॉक्सिकेशन क्या होता है कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। पहली बात ये क्या होता है, ये डिफरेंट होता है किससे, इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन क्या हो गया, सिंगल ऑर्गेनिज्म में एंटर करता था, कॉलोनी बनाया और डैमेज हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये इंटर करेगा और एक्सोटॉक्सिन निकालेगा। और एक्सोटॉक्सिन क्या करेगा भैया, मैंने बता चुका था कि टी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन करेगा, मोर एंड मोर टी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन होगा ऑटो रेगुलेशन के थ्रू, मोर एंड मोर टी लिम्फोसाइट का रेगुलेशन हुआ तो साइटोकाइंस बनाएगा, और साइटोकाइंस क्या करेगा, हार्म टिश्यूज को, ठीक है ना। तो डिस्टॉक्सिन कैन कॉज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। टिश्यू डैमेज पहली बात मैं बता ही चुका था। इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम होगी तो कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसीजेज हो सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम हुई तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। और टिश्यू डैमेज हुआ तो बैक्टीरिया, सेलुलाइटिस, तो ये भी एक डिजीज, ये भी चीज़ें कर सकता है कि सेप्सिस कर सकता है, निमोनिया कर सकता है, बैक्टीरिया कर सकता है, सेलुलाइटिस कर सकता है, ठीक है ना। तो अब मैं बात करूँ सिंगल ऑर्गेनिज्म इंटर, इसका बेसिक मैकेनिज्म देख लूँ तो सेक्रेटेड टॉक्सिन करेगा, कुछ टॉक्सिन सेक्रेट किया इसने, टिश्यू डैमेज करेगा, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम करा देगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं तीसरा मैकेनिज्म क्या है कि इन्फेक्शन किसके लिए इन्फेक्शन किसके वो करा सकता है, बोथ इन्फेक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन। तो ऑर्गेनिज्म इंटर बॉडी इट मेक्स कॉलोनी, पहली बात तो ये कॉलोनी बनाया है, टॉक्सिन भी रिलीज किया, सो अगेन इफेक्ट टिश्यू एंड इम्यून सिस्टम। तो दोनों ही टिश्यू और इम्यून सिस्टम दोनों को इफेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये बात रही इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन की, तीसरे मैकेनिज्म की। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपसे कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पहली बात कि आप लोग जान लो कि ये फ्री लिविंग होता है, तो मतलब एरोबिक होगा, फैकल्टेटिव एनारोबिक हो सकता है, ठीक है ना। एरोबिक तो होगा ही ये, ठीक है ना, बेसिकली ऑक्सीजन रिक्वायर करेगा, ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोबिक हो सकता है, ठीक है। ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ तो इसके 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। रेंज जो होता है 10 से 42 डिग्री सेल्सियस तक बेसिकली होता है। ऑप्टिमल पीएच क्या हो सकता है, नॉर्मली होता है 7.5, रेंज इसका 7.4 टू 7.6, बेसिकली थोड़ा सा अल्कलाइन अगर आप लोग कह सकते हो, लेकिन आप लोग कहोगे मोस्टली ये न्यूट्रल पीएच है, 7 के आसपास ही रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्टिमल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऑप्टिमल सब चल रहा है, ठीक है, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट आकार मीडियम में ग्रो कराओगे तो इसको गोल्डन येलो कॉलोनीज देता है, ठीक है ना। ये याद रखना कि गोल्डन येलो कॉलोनीज कौन सा देता है अगर न्यूट्रिएंट आकार पे कोई भी कराते हो तो। और एक इसमें मैनिटॉल आकार भी आता है, मैं जो बात करूँगा आपके, ठीक है ना। तो 1 to 2 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है कॉलोनीज जो की साइड होती है। और ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, मेरे पास येलो था नहीं तो मैंने दिखाने की कोशिश की, हाँ कि ऐसा कुछ करके गोल्डन कलर कॉलोनीज बना लेता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करूँगा ब्लड आकार मीडियम में। ब्लड आकार मीडियम में क्या होता है, गोल्डन येलो कॉलोनीज अगेन सराउंडेड बाय ए क्लियर जोन ऑफ हीमोलाइसिस। यहाँ पे क्या होता है, बीटा हीमोलाइसिस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, बीटा हीमोलाइसिस होता है। बीटा हीमोलाइसिस क्या होता है, बेसिकली जो कि कंप्लीट हीमोलाइसिस एक तरह से होता है। अल्फा वाला पार्शियल होता है, गामा में जो एकदम नहीं होता है, ठीक है ना। तो बीटा हीमोलाइसिस ये देगा बेसिकली ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ होगी कि बीटा हीमोलाइसिस देगा ब्लड आकार पे। और मैकोंकी आकार मीडियम पे मैकोंकी में क्या देगा, स्मॉलर कॉलोनीज देन दोज ऑफ
ठीक है ना, एन से, ठीक है। तो 0.1 से 0.5 ये होता है, एंड पिंक कलर ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटेशन, ठीक है ना। लैक्टोज फर्मेंटेशन से ये पिंक कलर होता है ना, पिंक कलर ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटेशन। ये लैक्टोज फर्मेंटेशन देता है तो पिंक कलर का इसमें कॉलोनीज आ जाएंगे मैकाओ के मीडियम पे, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट अगार से क्या है कि स्मॉलर कॉलोनीज होगी, जो न्यूट्रिएंट अगार है इससे स्मॉलर कॉलोनीज होंगी, स्मॉलर कॉलोनीज एंड दोज ऑफ न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार पे क्या आया था अपना, गोल्डन येलो कॉलोनीज आई थी, और यहाँ पे पिंक कलर होगा ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटेशन। लैक्टोज फर्मेंटर भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करूंगा मैनिटोल सॉल्ट अगार की, ठीक है। एमएसएम में क्या आएगा कि स्टाफ ऑरियस प्रोमोन्स मैनिटोल एंड अपीयर्स येलो कॉलोनीज। यहाँ पे भी येलो, तो बेसिकली आप हर जगह देख रहे हो कि गोल्डन येलो, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो लिख देना वहाँ पे कि प्रोड्यूसेस गोल्डन येलो कॉलोनीज ऑन न्यूट्रिएंट अगार, बस बात खत्म, इतने पे बात खत्म हो जाएगी। अगर इतना आ गया तो हाँ भैया एग्जाम समझ जाएगा, हाँ इसे भैया थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ क्या होता है, मैनिटोल सॉल्ट अगार पे भी येलो कॉलोनी देता है। में से क्या होता है, इज अ यूजफुल सेलेक्टिव मीडियम फॉर रिकवरिंग स्टाफ ऑरियस फ्रॉम फीकल स्पेसिमेन। तो मैनिटोल क्या होता है कि ये जो है मैसे जो होता है सिलेक्टिव मीडियम, बहुत ही यूजफुल सेलेक्टिव मीडियम होता है स्टाफ ऑरियस की मतलब कि रिकवरिंग के लिए यूज़ होता है फीकल स्पेसिमेन में से। और जब भी हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना होता है कोई भी फूड पॉइजनिंग, जो कि मतलब कि फीकल स्पेसिमेन से आपको इन्वेस्टिगेट करना हो फूड पॉइजनिंग, तो उसके केसेस में ये काम आता है मैसे, ठीक है ना। तो अब मैं बात करूँ आपसे बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो कैटलिस्ट पॉजिटिव में बता ही चुका हूँ, ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है, और फर्मेंट ग्लूकोज लैक्टोज फर्मेंटर होता ही है, सुक्रोज मेंटोल लैक्टोज माल्टोज सुक्रोज मेंटोल प्रोडक्शन ऑफ एसिड बट नो गैस। तो ग्लूकोज को फर्मेंट करेगा, लैक्टोज माल्टोज सुक्रोज मैनिटोल को भी फर्मेंट करेगा विद प्रोडक्शन ऑफ एसिड। यहाँ पे एसिड बनाएगा लेकिन गैस नहीं बनाएगा, यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन नहीं होता। इंडोल नेगेटिव होगा, एमआरवीपी पॉजिटिव होगा, यूरिएज पॉजिटिव होता है। यूरिएज वाला थोड़ा सा याद रखना कि यूरिएज पॉजिटिव होता है, और नाइट्रेट टू नाइट्राइट ये देता है, रिड्यूस करता है नाइट्रेट टू नाइट्राइट, ठीक है ना। ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है, ठीक है, ये चीज़ ये याद रखना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी, क्या बात करते हैं कि पैथोजेनेसिस एंड वायरुलेंस देखने की कोशिश करेंगे। इसका पैथोजेनेसिस एंड वायरुलेंस क्या क्या होता है। तो पैथोजेनेसिस एंड वायरुलेंस की बात करेंगे तो स्टेफाइलोकोकस प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ डिजीज, तो डिजीज देते हैं, एक इन्फेक्शन इंटॉक्सिकेशन में बता ही चुका हूँ। वायरुलेंस फैक्टर कैन बी क्लासिफाइड एज एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, टॉक्सिन एंड एंजाइम, ये सब बता ही चुका हूँ, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है कि एंटीजेनिक स्ट्रक्चर से भी वायरुलेंस फैक्टर दे सकता है, टॉक्सिन और एंजाइम से भी वायरुलेंस स्ट्रक्चर दे सकता है। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में बता दूं कि आपसे कैप्सूल क्या करता है, कैप्सूल इनिबिट फैगोसाइटोसिस। कैप्सूल इसमें देखो एक डायग्राम समझने की कोशिश करना है कि कैप्सूल क्या करेगा, कैप्सूल क्या करता है, इनिबिट करेगा फैगोसाइटोसिस को। कैप्सुलेटेड स्ट्रेन टेंड टू बी मोर वायलेंट, जो कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स होते हैं वो ज़्यादा वायलेंट होते हैं, जो कि कैप्सूल्स पे क्या होता है आपका, जो कि बेसिकली सारा मतलब कि चिपका हुआ होता है ना, कैप्सूल जो होता है चिपक मतलब कि वो उसका चिपचिपा टाइप का होता है, तो इससे वायलेंस की उसके वायलेंस जो होता है बड़े आते हैं, ठीक है ना। तो कैप्सूल इज कंपोज ऑफ पॉलीसैकेराइड, एक पॉलीसैकेराइड का बेसिकली बना हुआ होता है। उसके नीचे आएगा अपन देखेंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन आता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन इज प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सेल वॉल ये हो गया, ठीक है ना। तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा पेप्टाइडोग्लाइकेन, और इट प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, ये प्रोड्यूस करेगा कौन सा, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन को ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। टिकोइक एसिड हो गया, टिकोइक एसिड क्या होगा, तो टिकोइक एसिड भी सेल वॉल में नहीं पाया जाता है, तो मेजर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हो गया, ये मेजर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हो गया। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑप्सनाइजेशन से भी ये प्रोटेक्ट करेगा अपने आप को, ठीक है ना। ये कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ऑप्सनाइजेशन से भी प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि प्रोटीन ए के बारे में, प्रोटीन ए से क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटीन ए से क्या होता है। इट इज़ एन सेल वॉल कंपोनेंट, तो बेसिकली एक सेल वॉल कंपोनेंट होता है प्रोटीन ए। तो टिकोइक एसिड क्या है कि मेजर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑप्सनाइजेशन। और प्रोटीन ए क्या है, प्रोटीन ए पहले तो ये जान लो कि सेल वॉल का एक कंपोनेंट होता है, स्पेशली कौन से स्ट्रेन में होता है, कॉमन 1 स्ट्रेन में होता है, इज प्रेजेंट इन अलॉट, ठीक है ना, कॉमन 1 में होता है, कॉमन 1 में, ठीक है ना। इट इज एंटी फाइगोसाइटिक एंड एंटी कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये क्यों एंटी फाइगोसाइटिक डी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसका भी रीजन है, क्योंकि ये क्या करता है, एबिलिटी टू बाइंड विद एफसी पोर्शन ऑफ आईजी, एफसी पोर्शन ऑफ आईजी से बाइंड किया तो इसका जो है फैगोसाइटोसिस ऑप्सनाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर फैगोसाइटोटिक ऑप्सनाइजेशन नहीं हो पाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन नहीं एक्टिवेट होगी, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन नहीं एक्टिवेट होगी तो क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन नहीं एक्टिवेट होंगे क्या होगा, एंटी कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा यार। तो यही सेम चीज़ है, ठीक है। ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा किसको, फैगोसाइटोसिस को। ये ब्लॉक करता है किसको, फैगोसाइटोसिस को, ठीक है ना। ये एक चीज़ याद रखना कि फैगोसाइटोसिस को क्यों ब्लॉक करेगा भाई, ये एफसी पोर्शन ऑफ आईजी से बाइंड करता है, ये किसमें हेल्प करता है, ऑप्सनाइजेशन में, ठीक है ना, वही चीज़ है।
नेक्स्ट बात करेंगे अपन पेप्टाइडोग्लाइकन ऑल्सो पॉलीसेकेराइड पार्ट ऑफ सेल वॉल, ऑल थिंग्स टू टिकोइक एसिड अदर। तो ये ऐसी कुछ लाइनें मैं लिखा हूँ कि थोड़ा सा समझाने के लिए कि ये पॉलीसेकेराइड पार्ट ऑफ सेल वॉल है, ऑल थिंग्स होती हैं जिसमें टिकोइक एसिड होता है। तो अदर एंटीजन जो होती है बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस विल बाइंड टू एफएबी रीजन, ये एफएबी रीजन से बाइंड करेगी। जो एंटीबॉडी वाला स्ट्रक्चर होता है एफएबी मतलब कांस्टेंट वाला नहीं, एफएबी वाला पे, बट स्टैफ किससे बाइंड करेगा, केवल एफसी रीजन से। तो ये इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, कि अदर बैक्टीरिया जो है वायरस होते हैं या वायरस बैक्टीरिया या फंगाई वो होते हैं किससे बाइंड करती है, एफएबी रीजन से बाइंड करती है, जो कि उसका ऊपर वाला रीजन होता है। लेकिन जो स्टेफाइलोकोकस है वो एफसी रीजन से बाइंड करता है, ठीक है ना। तो एंटी फैगोसाइटोटिक और प्रिवेंटिंग फैगोसाइटिक, ये एंटी फैगोसाइटोटिक की नेचर होता है और इसको प्रिवेंट करता है फैगोसाइटोसिस को। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि टॉक्सिन एंड एंजाइम्स के, टॉक्सिन और एंजाइम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है लेकिन बस थोड़ा सा और, ठीक है। तो टॉक्सिन एंड एंजाइम्स क्या क्या होते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ टॉक्सिन, ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, कुछ ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो टॉक्सिन्स में क्या क्या होंगे, साइटोलाइटिक टॉक्सिन होता है, एंट्रोटॉक्सिन होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन होता है, एक्सफोलिएटिव है, ठीक है ना, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन होता है, एपिडर्मोलाइटिक इन नेचर होता है, ठीक है ना। तो इसकी सबकी मैं बात करूंगा। तो पहली बात तो समझने की कोशिश करेंगे कि साइटोलाइटिक टॉक्सिन क्या होता है। साइटोलाइटिक मतलब समझते क्या हो कि मतलब कि सेल वॉल का लाइसिस, किसी की सेल का लाइसिस, साइटो मतलब सेल और लाइटिक मतलब लाइसिस। तो इसमें क्या होगा, रप्चर्ड आरबीसी ड्यू टू एक्टिविटी रप्चर हो जाता है और प्रोसेस इज कॉल्ड साइटोलाइसिस, ठीक है ना। तो इंट्रोटॉक्सिन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग, ये फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंट्रोटॉक्सिन, और नोजिया वॉमिटिंग करा देता है, डायरिया इन 2 to 6 आवर आफ्टर कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड। तो बेसिकली क्या करता है कि ये नोजिया वॉमिटिंग करा देता है, डायरिया करा देता है, नोजिया वॉमिटिंग डायरिया इन 2 to 6 आवर्स आफ्टर कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड खाने के 2 से 6 घंटे बाद ये सब चीज़ें करा सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो फूड पॉइजनिंग होता है वो रिजेंबल करता है, काफ़ी कुछ रिजेंबल करता है बैसिलस सीरियस की पॉइजनिंग से। तो ये एक चीज़ याद रखना कि वहाँ पे क्या होता है, राइस वाटर डायरिया होता है, क्या खाने के बाद, ठीक है। बहुत ही टिपिकल सवाल आपका आता है नीट पीजी एग्जाम में, अगर आपको एक हिस्ट्री दे दी जाए कि हाँ हमने चाइनीज़ फ्राइड राइस खाया था, कहीं पे चाइनीज़ फूड खाया था, तो हमको क्या हो गया, कौन सी पॉइजनिंग होगी, कौन सी फूड पॉइजनिंग होगी, तो आप सीधा आंख बंद करके मारोगे कौन सा ऑप्शन, बैसिलस सीरियस, ना कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये नहीं मारना, वहाँ पे वो मारना, ठीक है ना। यहाँ पे भी फूड पॉइजनिंग होती है लेकिन इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बैसिलस सीरियस। वहाँ पे राइस वाटर डायरिया होता है, यहाँ पे डायरिया होगा, नोजिया या वॉमिटिंग भी होगी, तो रिजेंबल करता है, ठीक है। जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में होगे तो थोड़ा थोड़ा समझने में आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो टीएसएस की नेक्स्ट में बात करूँ, टीएसएस क्या होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन क्या होता है, टीएसएसटी जो कहते हैं टीएसएसटी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इट इज़ ये फैटल होता है, क्या होता है, फैटल होता है। इट इज़ अ फैटल मल्टी सिस्टम डिजीज विद फीवर, हाइपोटेंशन, माइल्जिया, वॉमिटिंग, डायरिया, रैशेस। तो मैं बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, टी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन से क्या होगा, मतलब कि ऑटो रेगुलेशन से क्या होगा, मोर टी लिम्फोसाइट से क्या होगा, साइटोकाइन रिलीज होंगे, तो क्या होगा, टिश्यू डैमेज होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, फैटल मल्टी सिस्टम डिजीज हो गया, मतलब कि मल्टी सिस्टम डिजीज होता है, फीवर कर देगा। देखो साइटोकाइन रिलीज होंगे, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, तो क्या होगा, फीवर होगा, ऑब्वियस चीज़ है, हाइपोटेंशन हो जाएगा, माइल्जिया हो जाएगा, वॉमिटिंग होने लगेगी, डायरिया हो जाएगा, बंदे को रैशेस आने लगेंगे, ठीक है ना। तो आपको जहाँ पे भी ना समझ में आए, कुछ भी नहीं समझ में आता है, ठीक है ना, आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आता, आप क्या हर जगह कहाँ घुसेड़ दोगे, नोजिया वॉमिटिंग, एक्सेप्ट फॉर साइड इफेक्ट्स ऑफ, कौन सी साइड इफेक्ट्स, एंटीमेटिक के कोई भी साइड इफेक्ट पूछो, नोजिया वॉमिटिंग मत लिखना कभी भी, वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। नोजिया वॉमिटिंग नहीं लिखना, क्या नहीं लिखना, नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा आपसे एक्सफोलिएटिव एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन के, एक्सफोलिएटिव या एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन की। तो ये क्या करते हैं, स्कार्लेट स्किन डिजीज़ करते हैं, ठीक है ना, स्कार्लेट स्किन डिजीज़ करते हैं, जब बेसिकली फेसियाइटिस कराते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्किन का उतरना एक तरह से कह सकते हो, ठीक है ना। क्या करते हैं, स्कार्लेट स्किन डिजीज़ कर देते हैं। एंजाइम्स कौन से होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करते हैं, प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ एंजाइम्स, कोएगुलेज, फॉस्फेटेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, डीएनएज, आउट ऑफ विच कोएगुलेज इज मोर इंपॉर्टेंट। कोएगुलेज पॉजिटिव होता है इसलिए, ठीक है, कोएगुलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कोएगुलेज की ही बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि दिस एंजाइम क्लॉट्स
ह्यूमन और रैबिट प्लाज्मा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ह्यूमन या रैबिट प्लाज्मा को क्लॉट कर देगा, नोन एज क्लम्पिंग फैक्टर। इसको क्या कहते हैं, क्लम्पिंग फैक्टर कहते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ कॉगलेज एंजाइम होते हैं, एक तो बाउंड कॉगलेज होता है, एक फ्री कॉगलेज होता है, ठीक है। बाउंड फॉर्म का हम लोग कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे, हमेशा याद रखना कि स्लाइड टेस्ट करेंगे, और जो है आपका फ्री कॉगलेज होता है वहाँ पे ट्यूब टेस्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ याद रखना, ये बाउंड कॉगलेज होगा, बाउंड टू सेल वॉल होगा, पहली बात, ठीक है ना। और जो फ्री कॉगलेज होगा लिबरेटेड फ्री इनटू सराउंडिंग मीडियम, ये लिबरेटेड हो जाएगा फ्री, ये फ्री रहेगा सराउंडिंग मीडियम की। फर्स्ट क्लास में मैं तो आराम से खुला घूमूंगा अभी, ठीक है ना। वो फ्री फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम, लिबरेटेड फ्री इनटू सराउंडिंग मीडियम। तो द टेस्ट ऑफ फॉर कॉगलेज कैन बी डन बाय 2 मेथड, 2 मेथड्स की मैंने बताया ही था। कौन कौन से, स्लाइड टेस्ट बाउंड कॉगलेज के लिए होता है, और ट्यूब टेस्ट किसके लिए होता है, फ्री कॉगलेज के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ आपकी और हो गई। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसकी ट्रीटमेंट और इसका जो बेसिकली चीज़ें हैं जो बची रह गई हैं स्टेफाइलोकोकस डीएनए के बारे, डिजीज़ के बारे में। तो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं बेसिकली मैं बात कर लूँ। इसकी स्किन डिजीज़ होगी, तो बेसिकली स्किन डिजीज़ होती है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाएगा, फरंकल्स हो जाएंगे, बाउंड एंड सर्जिकल इन्फेक्शन होगा, सेल्यूलाइटिस हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस के कारण नॉर्मल टाइम नो इन्फेक्शन बट इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। और मसल डिजीज़ हो जाएगा, एग्जाम्पल अर्थराइटिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दिक्कत हो जाएगी, एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्शन इन हार्ट वॉल हो जाएगा, यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन हो जाएगा, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में बेसिकली सीनस में कुछ इन्फेक्शन आ जाएगी, ब्रेन एब्सेस या मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें याद करने वाली, ये सब मैं समझाने वाली चीज़ कुछ है नहीं। तो लैब डायग्नोसिस की बेसिकली मैं सब बात कर चुका हूँ। स्पेसिमेन डिपेंड्स ऑन लीजन, ठीक है। तो इसमें कैसे हम लोग लैब डायग्नोसिस बनाएंगे अपनी, कि पस्ट, स्पूटम, ब्लड, CSF, यूरिन, फीकल, नेजल स्वैब, स्पेसिमेन, जो आपकी बॉडी में कोई भी सिक्रीशन हो, कुछ भी निकाला जा सकता हो, चाहे वो पस हो या स्पूटम हो या ब्लड हो, CSF हो, यूरिन हो, फीकल, नेजल स्वैब हो, ठीक है ना। कुछ भी हम लोग शुड बी ऑलवेज कलेक्टेड इन स्पेसिफिक कंटेनर। कुछ कंटेनर में हम लोग कलेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं लेबोरेटरी तो इमीडिएटली, ठीक है। लेबोरेटरी में हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं इमीडिएटली। मेथड्स कैसे हो सकते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं इसके इंपॉर्टेंट, देख लो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो इससे पहले इसका ट्रीटमेंट देख लो, कि ट्रीटमेंट थोड़ा सा मैं छोटा सा है बता के खत से ख़त्म करूँ। ट्रीटमेंट होता है इसका बेंजाइल पेनिसिलिन, जो कि मोस्टली इफेक्टिव होता है, बेंजाइल पेनिसिलिन देते हैं, ठीक है ना, और मेथिसिलिन दे सकते हैं। लेकिन मरसा ही केस में होता है एक मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस होता है, वहाँ पे वैंकोमाइसिन देते हैं। और वैंकोमाइसिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, रेड बैड सिंड्रोम होता है। वहाँ पे कुछ एक जीन का डिफेक्ट होता है, शायद से MEG2 जीन का, ठीक है ना, MET2 जीन का म्यूटेशन हो जाता है। वहाँ पे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो ऑल्टर हो जाता है, ठीक है ना, और उसका इफ्लक्स जो बढ़ जाता है, ड्रग का इफ्लक्स बढ़ जाता है। तो वहाँ पे भी कुछ हम लोग टेस्ट लगाते हैं, जो कि कुछ एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं। एक सेफिक्सटीन का टेस्ट होता है, एक ऑक्सासिलिन का टेस्ट होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, सेफिक्सटीन अगर हम लोग होता है जो 3rd जनरेशन सेफालोस्पोरिन है, अगर उसका टेस्ट लगाएं और उसमें रेजिस्टेंट आ जाए तो हमारा वो होगा MRSA, मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस। लेकिन अगर ऑक्सासिलिन का हम लोग लगाते हैं टेस्ट, तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंट नहीं होगा। और रेजिस्टेंट नहीं होगा मतलब कि हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं होगा उसका, तो आगे फर्दर टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन हमने PCR कर दिया उस जीन का, जो स्पेसिफिक जीन वहाँ पे डिफेक्टिव हुई और हमारा आ गया, तो वो MRSA हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दी, ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान हो गया, ठीक है। मेथड इसके क्या क्या होंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी हो सकता है, ग्राम स्टेनिंग मेथड लगा सकते हैं, कल्चर लगा सकते हैं कोई भी। तो ग्राम स्टेनिंग में कौन सा आता है, वॉलेट कलर कॉलोनीज आएंगे, ग्राम पॉजिटिव होता है यार, ठीक है ना। कल्चर इसका क्या होगा, ब्लड अगार होगा, न्यूट्रिएंट अगार होगा, मैकोंकी अगार होगा, मैनिटॉल सॉल्ट अगार होगा, ये सब अगार होते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट कौन कौन से होंगे, शोर्स पॉजिटिव रिएक्शन, कैटेलेज, कोआगुलेज, DNase, फॉस्फेटेज, MRBP, ठीक है ना। थोड़ा सा पॉजिटिव कुछ में होता है। और कॉगलेस टेस्ट में आपको बताया ही था कि स्लाइड कॉगलेस होते हैं और ट्यूब कॉगलेस होता है। स्लाइड कॉगलेस में फ्यू कॉलोनीज प्लस अ ड्रॉप ऑफ नॉर्मल स्लाइड मिक्स विद ड्रॉप ऑफ ह्यूमन और रैबिट प्लाज्मा, क्लम्पिंग इंडिकेट पॉजिटिव रिएक्शन। और ट्यूब कॉगलेस में क्या होगा कि 1.1 ml ब्रॉथ कल्चर प्लस, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं बता दे रहा हूँ कि कॉगलेस स्लाइड किसके लिए यूज होता है, बाउंड फॉर्म के लिए, और ट्यूब किसके लिए होता है, फ्री फॉर्म के लिए, ठीक है ना। क्लीन प्रोसीजर अगर जानना चाहो जान लो कि 0.1 ml ब्रॉथ कल्चर करते हैं, 0.5 ml ऑफ ह्यूमन और रैबिट प्लाज्मा लेते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेगा कि ट्यूब इनक्यूबेट फॉर 37 डिग्री सेल्सियस में बताया था फॉर 3 to 6 आवर्स, क्लॉट निगेट पॉजिटिव, अगर क्लॉटिंग हुई तो वो ये पॉजिटिव रिएक्शन दे देगा। तो ये रही बात आपकी स्टेफाइलोकोकस की। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर हुआ यार तो लाइक मारना, कमेंट करना जो ना समझ में आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और कुछ दिक्कत हो बताओ।
ठीक है ना, कुछ बातें करेंगे कुछ दिनों बाद, ठीक है। चलो बाय।